चार अहम ट्रिगर्स के पे जो है नज़र अभी डाल देते हैं। बाजार के लिए सबसे बड़े संकेत क्या है, ये चार में सबसे इम्पॉर्टेंट है आरबीआई पॉलिसी। आज है दरों में लगभग 25 बिप्स का जो कटौती है उसका अनुमान है। डाउ जोन्स की बात करें तो 108 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। ट्रंप मस्क की टकरार जो है वो बढ़ गई है, तो उसमें जो है इम्पॉर्टेंटली जो है दोनों साइड से जो है बातचीत हुई है और आप कह सकते हैं कि उतने अच्छे टेस्ट में नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,850 पर सपाट है। कोई इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रिगर मिल नहीं रहा है। ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी वो तो बना हुआ है। क्रूड जो है $65 के ऊपर आ गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन से आ रहे हैं न्यूज़ फ्लो, तो उसके कारण जो है ऑफ कोर्स क्रूड में थोड़ी उबाल ज़रूर देखने मिली है। लेकिन ब्लॉक डील्स इस हफ्ते बहुत हुए हैं और ऑफ कोर्स अब देखें बजाज फिनसर्व में 5,800 करोड़ के ऊपर का ब्लॉक डील आ सकता है, सूत्र बता रहे हैं, जहां पे प्रमोटर्स लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करने वाले। तो ऑफकोर्स लिक्विडिटी को लेकर मार्केट में जो है ऑफकोर्स थोड़ा सा क्रंच ज़रूर आ सकता है। और आज एक्सपायरी का माफ करिएगा कल एक्सपायरी का दिन था और आज देखें तो आरबीआई एमपीसी का मीट है, तो आपके रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में भी जो है आज वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा, खासकर कि निफ्टी बैंक पे आप नज़र रखिएगा। मानसी गुड मॉर्निंग। तो ग्लोबल क्यूज तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। मान के चलिए कल रात जो हमने ट्विटर पे इतना एक्सचेंज देखा एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसे लगा कि बहुत अच्छे दोस्त में एक बड़ी सी जो है झगड़ा हो गया है और उसको लेके जो है ऑफ कोर्स हम डरते हैं कि ग्लोबल टैरिफ को लेके इश्यूज होता है। लेकिन ये तो घर ही में इश्यूज हो रहे हैं। वो गाना है ना शरद, पहले गा रहे थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और अब दोस्ती यारी टूटती हुई तकरार बुरी तरह से नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग था, सही कह रहे हैं आप, ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट का सिलसिला और साथ साथ ट्रुथ सोशल पर भी लगातार, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरी तकरार जो है थी और सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट मिले जुले संकेत ग्लोबल बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सुस्ती की चाल इस वक्त नजर आ रही है। एशियाई बाजार ठीक ठाक कहे जाएंगे और यूएस के मार्केट्स में कल हमने कमजोरी देखी। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी आने वाले हैं जिससे ठीक पहले यूएस के मार्केट्स कॉशियस आउटलुक दिखा रहे थे। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती यारी तो खत्म हो चुकी है और सबसे इंटरेस्टिंग ग्लोबल मार्केट सेटअप में सबसे पहले इसी की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बात क्या हो रही है, दरअसल मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हम देख रहे थे काफी हद तक एक दोस्ती यारी, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन के रिजल्ट्स जब आने वाले थे, तो सबसे ज्यादा उन्हें सपोर्ट जो है इलॉन मस्क की तरफ से मिल रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेंडिंग बिल है ना, उसके खिलाफ, जो बिग ब्यूटीफुल बिल के तौर पर वो कहते हैं, उसके खिलाफ इलॉन मस्क है। उनका ये कहना है कि ये बिल सभी डेवलपमेंट्स और आइडियोलॉजीज हैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, उसे नेगेट करता है और इसी वजह से ये बिल के खिलाफ इलॉन मस्क है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके सामने कहा कि इलॉन मस्क जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और बौखला गए हैं, क्योंकि ये बिल आने से उनके बिजनेसेस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इस बिल में उनके लिए जो टेस्ला को जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे, ईवी को लेकर जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे, वो हटा दिए गए हैं और पैसे बचाने ही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इलॉन मस्क ने कहा कि पैसे बचाने चाहिए और ये बिल जो है स्पेंडिंग को लेकर काफी हद तक का खतरनाक हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि पैसे बचाने हैं तो जितनी सब्सिडीज इलॉन मस्क को उनके बिजनेस को दी है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें दिए गए हैं, रद्द कर दीजिए, पैसे बच जाएंगे। इसके सामने फिर से इलॉन मस्क ने कहा कि अगर मैं ना होता तो ट्रंप जो है वो हार जाते, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट वो कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पर। तो सीधे तौर पर एक बात है कि जब तक फायदा था दोनों दोस्ती यारी निभा रहे थे, और अब क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, सिनर्जीज नहीं हो पा रही और इसी के चलते एक के बाद एक ये वार पलटवार का सिलसिला। लेकिन अंत में ये भी बता दें कि इस टकराव के बीच ट्रंप के लिए शेयरों की बात करें, टेस्ला के शेयर में करीब 14% की बिकवाली देखने को मिली। सो इवेंचुअल इम्पैक्ट आनी है बिजनेसेस पर इस तरह के अगर स्टांस सामने निकल कर आ रहे हैं तो किसी ना किसी तरह के। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये पूरा का पूरा। ये मसला अब भी चलता भी रहेगा, क्योंकि ट्रंप तो जाने ही जाते एक के बाद एक ट्वीट करने के लिए, ओवरनाइट कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करने के लिए, ओवरनाइट कुछ ड्रामेटिक ट्वीट्स करने के लिए, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन चलिए अगर एशियाई बाजार की बात करें, गिफ्ट निफ्टी के सेंटिमेंट्स और विदेशी बाजार, कल हमने देखा
कि अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ दाव में क्लोजिंग देखने को मिली। 108 अंक गिरावट नजर आई, बिकवाली का दबाव था। नैस्डैक 162 अंक नीचे, हालांकि नैस्डैक और S&P 500 टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस से काफी हद तक यूएस मार्केट्स ठीक ठाक काम कर रहे थे। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर से सपोर्ट भी था, लेकिन अब नैस्डैक की तरफ से भी दिन की ऊंचाई से करीब 300 अंकों की बिकवाली नजर आई। आज मई की जॉब रिपोर्ट आने वाली है, इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कल जब प्राइवेट रिपोर्ट जॉब डेटाज आए थे उसके ठीक बाद ये कहा था कि मई जॉब रिपोर्ट आएगी, उससे पूरी तस्वीर साफ होती नजर आएगी। 1,25,000 नौकरियां जुड़ने की उम्मीद भी है, तो इस डेटा पर नजर रखनी होगी। और हाल के आंकड़ों से अमेरिकी इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती के संकेत जरूर नजर आ रहे हैं, तो ये डेटा से पूरी की पूरी क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इस हफ्ते होने वाली थी, बातचीत हो चुकी है और करीब 1.5 घंटे फोन पर उन्होंने बातचीत की। और ट्रंप की यूएस इलेक्शन जीतने के बाद पहली ऑफिशियल टॉक कह सकते हैं शी जिनपिंग के साथ उन्होंने की। यूएस और चीन टैरिफ के मसले पर भी बातचीत हुई और दोनों देशों के बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अब जल्द ही बैठक करेंगे और ये सारे के सारे मसलों को सुलझाएंगे। पिछले महीने जिनीवा में दोनों देशों की टैरिफ को लेकर बैठक हुई थी और अब ये टॉक्स जो कि मच अवेटेड थे, ये होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार मिले जुले हैं, निक्केई में 150 अंकों की तेजी, हैंगसेंग में करीब 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली। कल हांगकांग के बाजार ही संभाल रहे थे। ग्लोबल सेटअप की अगर बात करें, एशियन मार्केट्स की अगर बात करें, आज बिकवाली है। चीन के बाजार फिलहाल सपाट कारोबार कर रहे हैं। और अन्य संकेतों की बात करें, कमोडिटी एनर्जी पैक की अगर बात करें, सोने में थोड़ी सी गिरावट, बुलियन मार्केट में $3,380 के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में करीब 13 साल की ऊंचाई पर कामकाज देखने को मिल रहा है। कल घरेलू बाजार में भी चांदी चमकी थी, तो इस पर नजर रखिएगा। इससे रिलेटेड इक्विटी मार्केट के इम्पैक्ट पर भी बातचीत होती रहेगी। और कच्चे तेल में निचले स्तरों से हल्की सी खरीदारी देखने को मिली है, $65 के आसपास। इसी हफ्ते हमने देखा $65 और $66 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, इन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ पर कामकाज है। लेकिन चलिए, विदेशी बाजार से सेटअप ठीक ठाक मिला जुला कहना चाहिए, क्योंकि एशियाई बाजार जो है इस वक्त मिले जुले संकेत दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार टूटे जरूर हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि फ्लैट कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। और डेवलपमेंट जो है इन तमाम इंडिसेस के अलावा कई सारे, जैसे शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत, इलॉन मस्क और ट्रंप का मसला, ये सब है जो कि इस वक्त खबरों में है। लेकिन इन सभी चीजों से भारतीय बाजार के लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, 3 दिवसीय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज खत्म होगी और क्रेडिट पॉलिसी हम सभी के सामने होगी। क्रेडिट पॉलिसी पर महाकवरेज ET Now स्वदेश पर थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा और करीब 1.5 घंटे में क्रेडिट पॉलिसी 9:30 बजे से ही शुरुआत हम कर देंगे। 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी और उसके बाद पोस्ट पॉलिसी कवरेज भी आपके सामने, जहां बाजार के जाने माने दिग्गज इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन भारतीय बाजार में FIs के एक्शन की अगर बात करें, अगेन हम बिकवाली के आंकड़े देख रहे हैं। FIs की तरफ से एक दिन की खरीदारी के बाद फिर से बिकवाली, कैश में करीब 209 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। लगातार 13वें सेशंस में DIs की तरफ से खरीदारी का रुख जो है वो आता हुआ नजर आया है। अभिषेक, सबसे पहले तो आरबीआई पॉलिसी, FIs, DIs के आंकड़ों पर टेक समझना है और बाजार का ओवरऑल सेटअप कैसा दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग। जब आप लोग ये ट्रंप और मस्क की दोस्ती दुश्मनी की चर्चा कर रहे थे तो मुझे वो ना विजुअल्स याद आ रहे थे, जब वो दोनों स्टेज पर गले मिल रहे थे या फिर ट्रंप एलन मस्क नाचते हुए स्टेज पर पहुंचे थे। देखिए क्या होता है पैसा, कहावत हमारे तो है ही कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, तो वो तो चरितार्थ कर रहे हैं ये दोनों के दोनों नेता। एलन मस्क और ट्रंप के बीच में इस तरह की खटास आएगी 6-8 महीने पहले किसने सोचा था। तो बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है। ये ड्रामा है, पूरी दुनिया इसका मजा ले रही है, आप भी मजे लीजिए। मतलब इस तरह का माहौल कहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए अपने लिए जो ट्रिगर, हाँ, आरबीआई पॉलिसी की बात करें मानसी, तो आज निश्चित तौर पर सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। और मुझे लगता है कि अगर सिर्फ 0.25% का रेट कट आए ना तो बाजार निराश होंगे। उसकी वजह यह कि देखिए फरवरी में रेट कट आया था 5 साल के बाद, उसने बाजार को एक्साइट किया नहीं था क्योंकि 0.25% की उम्मीदें थी, उतनी ही रेट कट आई थी, कोई सरप्राइज आया नहीं था। अप्रैल में उसके बाद फिर एक और रेट कट मिला आरबीआई की तरफ से, वो भी 0.25% का आया, बाजार एक्साइट हुए नहीं थे।
अब आपके पास ना आधा % के रेट कट को लेकर कई सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में है, जो आप कर सकते हैं और वो करना चाहिए आरबीआई को। मुझे लगता है ना कि संजय मल्होत्रा साहब एक बोल्ड डिसीजन लेंगे, आधे % का रेट कट वो देंगे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि देखिए महंगाई आपके कंट्रोल में है, 3.16% ये रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आया है, जो लेटेस्ट जो रीडिंग है, तो बिल्कुल कंट्रोल में है। 4% आपका टॉलरेंस रेंज है, उसके काफी नीचे अब तो कहेंगे। एक चीज वो है, बैंकों की अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो जो FY 24-25 में जो आई है वो आई है करीब 12-12.25% के आसपास की, जबकि पिछले साल जो थी वो थी करीब 16.25% के आसपास की क्रेडिट ग्रोथ थी। हमने तो 18-19% के आसपास की क्रेडिट ग्रोथ देते हैं। तो लोन ग्रोथ में जो सुस्ती आ रही है ना, आरबीआई कोशिश करेगा इसको थोड़ा सा मजबूती देने की, और उसके बाद लोगों के हाथ में थोड़े पैसे और बढ़ेंगे। सस्ता अगर लोन अगर मिलता है तो चीजें बेहतर होंगी यहां से। तीसरी चीज ये है कि मॉनसून का अर्ली ऑनसेट हो गया है। आरबीआई आईएमडी की तरफ से अब तक जो कमेंट्री आई है वो ये आई है कि ठीक ठाक मॉनसून रहने वाला है, एबव नॉर्मल की एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं कि किस तरह से फैलता है। तो ये 3 चीजें आपके पक्ष में हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके डिमांड पर, आपके सेंटिमेंट पर असर डाल रहा है, और वो है टैरिफ को लेकर जो तनाव बढ़ रहा है। तो इसमें होना ये चाहिए कि आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को, उसको आप सुधारने पर फोकस कीजिए। वो हो सकता है अगर आप रेट कट को आप अच्छे से करें, 0.25% होगा तो ठीक है, वो चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन बाजार को अगर एक्साइट करना है ना, तो फिर आधे % तो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की पॉलिसी में ना 0.25% ही अगर आता है तो शायद बाजार थोड़ा सा निराश होगा। हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाए। आधा % आएगा तो फिर निश्चित तौर पर जोश आएगा, ये मेरा असेसमेंट कहता है। देखते हैं कि आज होता क्या है। एक चीज नोटिस करने वाली चीज ये है कि अमेरिका में 6 महीने से दरें घटी नहीं हैं, तो और हमारे यहाँ पिछले 2 रेट कट आ गए हैं, फरवरी में और अप्रैल में एक रेट कट आ जाएगा। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है वो है करीब करीब 0.25% के आसपास का, अमेरिका की दरों में और हमारी दरों में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आरबीआई आधा % अगर कट कर देता है तो फिर यहाँ के बॉन्ड में, यहाँ के बैंकों में जो पैसे हैं FIs के, वो शायद आउटफ्लो हो गए। तो उसके चलते आरबीआई थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। लेकिन ग्रोथ को अगर बढ़ानी है तो आधा % तो चाहिए। मान के चलेंगे कि आएगा वो आधा %। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि आधा % दे सकता है। अगर हम बाजार के आज के हम सेटअप की बात करें तो निश्चित तौर पर FIs थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिखे हैं। कल फिर से 200 करोड़ रुपए की अगर आप देखेंगे तो कैश में छोटी सी बिकवाली आई है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां भी करीब 250-300 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आई है। तो नेट 500 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो है। एक ये पेन पॉइंट है बाजार के लिए, मतलब 1000 करोड़ रुपए की बाइंग आई थी तो मैंने कहा था कि नहीं, ये भरोसा नहीं बढ़ा रहा है। ये आप ऑलरेडी देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग है वो 17% के आसपास, 16-17% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है। तो अब यहां से ज्यादा कितना बेचेंगे, ज्यादा कितना, 15%, उससे नीचे क्या ही जाएगी लॉन्ग होल्डिंग। ऐसा तो नहीं कि आप पूरी तरह से एग्जिट कर लेंगे भारतीय बाजार से। तो यहां से उम्मीद करेंगे चीजें बेहतर होंगी। लेकिन यह है कि FIs का पैसा भारतीय बाजारों के लिए जरूरी है। एक अच्छी चीज और हुई है कल, और वो हुई कि लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में कमी आ रही है। 3 सत्र की बात करें तो करीब 12% के आसपास की इंडिया विक्स में कमी आ गई है, और 15 के आसपास का इंडिया विक्स है। ये बढ़िया चीज है भारतीय बाजार के लिए। और अगर हम कल के सत्र को और परसों के सत्र को जोड़ दें तो एक कॉन्फिडेंस के लिहाज से एक ठीक ठाक चाल रही है। 24,750 के आसपास जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक आज के लिए बाजार का मैं सेटअप कहूंगा। पूरी की पूरी नजर होगी कि आरबीआई क्या डिसीजन लेता है। तो पॉलिसी के बाद की चाल वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पॉलिसी से पहले के जो 45 मिनट रहेंगे थोड़े से वेट एंड वॉच वाला माहौल रहेगा। थोड़े सतर्क होके इंडेक्स में ट्रेड ना लें तो बेहतर है। और आज आप ये जो इंटरेस्ट रेट वाले जो सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट या फिर ऑटो, और इसके अलावा कैपेक्स रिलेटेड जो शेयर्स हैं ना उस पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि अगर सस्ता लोन अगर मिलता है तो फिर कैपेक्स में तेजी भी आएगी। तो कैपिटल गुड्स हो गया, इंफ्रा हो गया, इसके अलावा कंजम्पशन हो गया, इन पर भी नजर रखने की आज के सत्र में जरूरत है। ओवरऑल सेटअप भारतीय बाजार के लिए अगर हम कहें ठीक ठाक है। डाउ में कल गिरावट आई है, लेकिन आप डाउ मत देखिए, आप देखिए कि शी जिनपिंग की पॉजिटिव बातचीत हुई है, वो भी एक मूड को सुधारने का काम करेगी। अभिषेक गुड मॉर्निंग।
हाँ, डाउ जोन्स की तो ऑफकोर्स फ्यूचर्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। 3-4 फेवर्स है, फैक्टर्स जो आ रहे हैं हमारे फेवर पे। ऑफकोर्स डीआईज की 13 सेशंस की बाइंग है, विक्स इसमें कूल ऑफ देखने मिला है। अभिषेक, निफ्टी आपने बहुत अच्छी जो है रणनीति भी बताई है शुरुआत में, लेकिन निफ्टी बैंक पे जो है आज ज़्यादा फोकस रहने वाला है अभिषेक, खास करके जिस तरह हमने देखा कि मोमेंटम आ रहा था पिछले 2 से 3 सेशन में, और अब जो है देख रहे हैं कि थोड़ी रिवर्सल्स पीएसयू बैंक्स में हुई थी। हालांकि अगर निफ्टी बैंक की ही बात करें तो फर्स्ट हाफ बिफोर आरबीआई एमपीसी का अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स फ्लैटिश एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, लेकिन किस तरह सेटअप आया है निफ्टी बैंक, अगर सबका जो व्यू है आरबीआई एमपीसी पे, निफ्टी बैंक पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ सकता है, तो इस पे क्या राय रहेगी? शरद, बिल्कुल निफ्टी बैंक पे ज़्यादा आएगा। और अगर आधे % का रेट कट आया तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद करें। ये तेजी कितनी हो सकती है? आप मान के चलिए कि 1000 पॉइंट की भी तेजी आप आज में देख सकते हैं। सेटअप अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये हकीकत है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों एक रेंज में ही रहे हैं। अगर आप पिछले 1.5 महीने को देखेंगे तो 24,000 से लेकर 25,000 के रेंज में निफ्टी रहा है, और हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 55,000 से 56,000 के रेंज को निफ्टी बैंक क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं कर रहा है। हमने 2 बार देखा कि नहीं, 56,000 के ऊपर गया है निफ्टी बैंक, लेकिन वहां सस्टेन किया नहीं है। तो आज फोकस में जो स्टॉक्स रहेंगे, सरकारी बैंक ज्यादा फोकस में रहेंगे। अगर रेट कट को लेकर सरप्राइज अगर आता है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से, तो वहां पर आपको ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एनबीएफसी जो स्टॉक्स हैं, वहां पर भी आप फोकस करके चलिए, अच्छी तेजी वहां पर आ सकती है। लेकिन रेंज यही है, 55,000 पर सपोर्ट है, 55,500 कह लीजिए आप, थोड़ा सपोर्ट वहां पर है, और 56,000 पर एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर पार करता है तो 1,000-1,500 पॉइंट की आप मान के चलिए कि 57,500 तक के आसपास की तेजी आप निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। बट अगेन आई विल से कि अगर रेट कट मान लीजिए 0.25% ही होता है तो शायद आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो सपोर्ट रेंज थोड़े से ना शिफ्ट हुए हैं। जो सपोर्ट रेंज है वो शिफ्ट होकर आ गए हैं 24,700 पर और 24,600 की रेंज में। 24,700 पर एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, और अगर यहां से हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,850 फिलहाल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर मैं कहूंगा निफ्टी के लिए काम करेगा। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो है निश्चित तौर पर 25,000 का। 25,000 जब पार करता है तो फिर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो बाकी सारी की सारी चीजें ठीक दिख रही हैं। मैक्रोज अपने अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है, टैक्स कलेक्शन के अच्छे नंबर्स आए हैं, नतीजे भी हम कहेंगे कि थोड़े से ठीक ठाक ही आए हैं। वैल्यूएशन वाला फ्रंट है जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि थोड़ी से हल्के से एलिवेटेड है, और उसके चलते एफआईज थोड़ी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। 21.8 के आसपास है निफ्टी की अगर हम पी की बात करें, लेकिन चीजें ठीक है। आपके यहाँ ग्रोथ है, 6.5% के आसपास की आपकी ग्रोथ है। लेकिन शरद, एक चीज मिस हो गया था, मैं ये बता दूं कि पिछले साल अगर आप देखेंगे Q4 में ना, तो जो ग्रोथ आई थी वो आई थी 8.4% की जीडीपी ग्रोथ थी। वहां से अगर आप तुलना करें तो 7.4% की ग्रोथ आई है Q4 में। तो ऑलरेडी थोड़ी ग्रोथ के मोर्चे पर ना आप ऐसे देखेंगे तो अनुमान से बेहतर जरूर आया है, लेकिन सुस्ती तो है। तो इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए, कंजम्पशन डिमांड को रिवाइव करने के लिए आरबीआई मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जरूर करेगा। और जिस तरह से ग्लोबल परिस्थितियां हैं, टैरिफ ट्रेड को लेकर थोड़ा सा ओवरहैंग हम कह सकते हैं कि वो है, और सरकार चाहेगी, आरबीआई चाहेगा कि नहीं डोमेस्टिक डिमांड को हम बूस्ट करें, तो उसका तरीका फिलहाल तो यही है कि आप रेट कट में 0.5% के आसपास की आप कटौती करें रेपो रेट में, और उसके बाद फिर ये होता है कि बैंक भी उसको ट्रांसमिट करे, लोगों को उसका फायदा दें, और फिर ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर करें। देखते हैं, पूरी की पूरी उम्मीदें आज आरबीआई पर टिकी हैं। आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, 0.25% या 0.5%, आज का डिस्कशन यही है। और उसके बाद हो सकता है कि फिर एफआईज भी थोड़े से एक्साइटमेंट वाले मूड में आ जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एनालिस्ट हैं तपन दोषी। तपन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। तपन जी, कैसे देख रहे हैं आप बाजार के सेटअप को, और आप अपना जरा असेसमेंट बताइए कि आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं, किस तरह की रेट कट की उम्मीद है आपको आरबीआई से? अभिषेक जी, जैसे आपने कहा, उम्मीद तो हमेशा ज्यादा रखनी चाहिए कि 50 बेसिस पॉइंट कट आए, लेकिन लगता नहीं है।
जैसे मुझे भी लग रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट आएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी का माहौल है ग्लोबली, अभी भी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, खास करके यूएस के साइड से अभी भी टैरिफ वॉर चल रहा है। तो शायद क्या आरबीआई रिस्क लेगी। ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक फैक्टर देखें तो इन्फ्लेशन, इवन जो जीएसटी डेटा सही आया, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में, तो ये सब देख के तो लगना चाहिए, होना चाहिए कि 50 बेसिस पॉइंट कट हो। लेकिन कंजर्वेटिव नॉर्मली आरबीआई रहता है, वो ट्रेंड दिखा है। ऑफ कोर्स 25 बेसिस पॉइंट कट आ चुके हैं, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट कट करते तो एक अच्छा खासा बोल्ड मूव होगा और उससे एक इकोनॉमी को अच्छा खासा पुश आएगा। हम ऐसा लगे प्रो ग्रोथ, आरबीआई को ऐसा संकेत देना चाहिए कि हम लोग प्रो ग्रोथ है और हम लोग ग्रोथ को कहते हैं ना बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो 50 बेसिस पॉइंट कट लाए ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे कहा कंसिक्वेंसेस, तो अभी ऐसा लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। जी बिल्कुल, 25 बिप्स का जो है एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट का है, तपन जी का भी है। तपन जी, एक कॉल था आपका, उसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म बेट था डीएलएफ का और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 3% ऊपर है। ऑफकोर्स रियलिटी स्पेस में जो ये कंपनी है, तो ऑफकोर्स मोमेंटम अच्छी थी, सही टाइम पे आपने पिक किया था। तपन, आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स लग रहे हैं। देखिए कंजम्पशन पे जो है अभिषेक ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि रेट कट्स होगा, ट्रांसमिशन होंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि बजट में जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन था उसका भी धीरे धीरे बेनिफिट आपको दिखने मिल रहा है। रूरल में ऑफ कोर्स मानसून सीज़न भी ऑन है और आप देख सकते हैं कि रूरल डिमांड भी अच्छी पिकअप करती है ना, उसका जो इफेक्ट्स आता है वो आपको अर्बन सेगमेंट में भी देखने मिलता है। तो कंजम्पशन के लिए एक राइट स्पॉट आ रहा है। अगस्त से आई थिंक आपका फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। जून जुलाई मंथ्स में हमें और डेटा मिलेंगे ताकि पुख्ता हो जाए कि हमारा कंजम्पशन अच्छा कर, और इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी लार्जली है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे जो है आपके कोई कंपनीज हैं जो आप ट्रैक कर रहे हो तपन, जो इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी प्ले आउट कर सकता है? कुछ एविएशन में या हॉस्पिटल में कुछ है? जी शरद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और ओवरऑल में अगर बात करूँ, कंजम्पशन ऑफ कोर्स एक बड़ा बूस्ट आएगा यहाँ से, और जैसे आरबीआई रेट कट होगा और इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ऑयल प्राइसेस अपने 64-65 लेवल पे है। तो अगर ये ऑयल प्राइसेस यहाँ सस्टेन करता है तो मुझे एविएशन में ऑफ कोर्स इंटरग्लोब एविएशन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लीडर है और जिस तरह से उनका अगर आप देखो ईबीटा मार्जिन 50% यूरोडियन ग्रोथ हो रहा है। अगर 439 डोमेस्टिक इनकी नो ऑपरेशन है, 40 कंट्रीज में उनके ऑपरेशंस है, और यहाँ से भी लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं और नो सही टाइम पे जो उनकी फ्लाइट उठती है, तो काफी अच्छी यहाँ से नो उनकी संभावना है कि यहाँ से ग्रोथ अच्छा हो। कोई कॉम्पिटिटर आसपास दिख नहीं रहा है, और ऑयल जब तक अपने मीन एवरेज से नीचे रहेगा, इनका डायरेक्ट बेनिफिट इनको बॉटम लाइन में मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ऑयल इस 65 के 70 के रेंज में थोड़े टाइम तो रहने वाला है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी में ऑयल ऊपर जाएगा नहीं। एक बड़ा एक्स फैक्टर वो है, एंड प्लस जो ऑपरेशंस है इंडिगो का वो बहुत ही अच्छे, तो ऑफ कोर्स टॉप पिक है मेरा इंडिगो। और दूसरा एक अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, जिस तरह से हेल्थ केयर में नो ग्रोथ आई है, और हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि नो रातों रात हॉस्पिटल्स बनती नहीं, 3-4 साल लगते हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी रहती है। यहाँ मेरा अपोलो हॉस्पिटल में ध्यान रहेगा, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल ऑफकोर्स एक लीडर है और उनको 2 इंजन है। एक इंजन है जो ऑफकोर्स हॉस्पिटल्स है, वहाँ वो 4300 की ऑलमोस्ट बेड्स नए लाने वाले हैं। उनका एबिटा भी अगर आप देखो तो 30% से अच्छा ग्रोथ हो रहा है, प्लस काफी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर उनका जो सेकेंड डिपार्टमेंट है अपोलो 24/7 जो दवाइयों का है, वो इतना ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि Q2 फाइनेंशियल 26 में वो ब्रेक इवन हो जाए और 7% का मार्जिन आगे जाके आ सकता है। तो यहाँ भी ईबिटा अच्छा खासा बढ़ेगा। और अगर ये जिस तरह से जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहे हैं ना, तो उसे सभी लोग चाहते हैं कि अच्छी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराएं, तो डायरेक्टली बेनिफिट इन सब हॉस्पिटल्स को रहे। तो अपोलो हॉस्पिटल आई थिंक एक बार अच्छा पॉइंट होगा इस लेवल पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, इंटरग्लोब एविएशन, दोनों ही कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक्स है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब जुड़ रहे शरण लाने। गुड मॉर्निंग शरण। गुड मॉर्निंग शरद। शरण, ऑफ कोर्स आपके 5 स्टॉक्स के टारगेट प्राइस हिट किए, उसकी डिस्कशन हम थोड़ी देर में ही करेंगे, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स अभी हम बता दें, कौन से हैं? तो शरद, आज के लिए पहला रहेगा एचडीएफसी बैंक। तो काफी समय से मैं कॉल दे रहा हूँ सिमिलर लाइंस पे। आपका एसबीआई कार्ड हो गया, कल के तारीख में आपका फोर्टिस हो गया, और पिछले हफ्ते डॉक्टर रेड्डी हो गया। तो उस हिसाब से आज एचडीएफसी बैंक भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है।
अपने हाई को ब्रेक करने के कगार पे है। कल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। तो एचडीएफसी बैंक में बाय कीजिए 4885 के आसपास। टारगेट रहेगा 5050, 5200 और स्टॉप लॉस रहेगा 4725। सेकंड रहेगा एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से, मेटल स्पेस से, उसमें मैंने सिलेक्ट किया जिंदाल स्टेनलेस, जेएसएल। उसे आप बाय कीजिए 673, टारगेट रहेगा 700 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 725, स्टॉप लॉस रहेगा 650 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। और थर्ड रहेगा मेरा भारत फोर्ज, पार्ट डिफेंस पार्ट ऑटो एंसिलरी। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट भी कर रहा है, एक ब्रेकआउट के लेवल्स पे रेडी है स्टॉक। तो आप भारत फोर्ज में बाय कीजिए 1269 के लेवल्स के लिए। टारगेट रहेगा 1305 एंड 1340, स्टॉप लॉस रहेगा 1235 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। भारत फोर्ज जो 1235 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1305 1340 के टारगेट के साथ आपको भारत फोर्ज को ट्रेड करना है। दूसरा जो तेजी का सौदा है वो है एचडीएफसी एएमसी का, उस पर भी बुलिश हैं शरण और आपको उसमें भी बाय कॉल दे रहे हैं। तो ये दो शेयर हो गए आपके लिए तेजी के लिए। एचडीएफसी एएमसी के लिए जो टारगेट होगा 5050 और 5200 रुपए का, और 4725 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना है। जिंदल स्टेनलेस 700 725 के टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस यहां पर आपके लिए होगा। शरण जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। एक ही आपसे ना रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स पर चाहिए शरण, क्योंकि ये स्टॉक्स चले हैं पॉलिसी से पहले, चाहे लार्ज कैप हो चाहे थोड़े छोटे वाले प्लेयर हो, बेंगलोर वाले प्लेयर, मुंबई वाले प्लेयर, चौतरफा हमने तेजी देखी है। कहीं आपको लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन अभी होता रहेगा, और अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो उसमें और बल्कि ऐड करने की जरूरत है? कोई ऐसा शेयर जो आपके रडार पर हो रियल एस्टेट स्टॉक्स में? तो मैंने काफी सारे सेक्टर्स का कल रिसर्च किया अभिषेक जी, और मुझे रियल एस्टेट तो वैसे ही अच्छा लग रहा है इतने हफ्तों से। उसमें भी मेरे टॉप 3 पिक्स अभी भी है अगर किसी पोजीशन बनानी है। पहला तो रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जरा सा 1730 1750 लेवल्स के बीच में, अगर वो उसको भी ब्रेकआउट कर देता है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट भी कर सकता है, वो अराउंड 2000 2100 के लेवल्स पे। तो पहला तो प्रेस्टीज एस्टेट बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंडली दिल्ली बेस्ड, गुड़गांव बेस्ड टॉप डेवलपर डीएलएफ, वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली भी काफी अच्छे लॉन्चेस किए है।